क्लास 12th की पढ़ाई शुरू करने से पहले क्लास 11th में जो हमने पढ़ा है उसका एक रिव्यू कर लेते हैं। पाइथन में हमने क्या क्या पढ़ा है जो लास्ट ईयर, उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज़ रिव्यू ऑफ पाइथन बेसिक। फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट पाइथन इज़ ए पावरफुल मॉडर्न हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पहले से हम लोग जान रहे हैं, पाइथन को थोड़ा सा पढ़ा भी है हमने क्लास 11th में। पाइथन जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज है और पाइथन को हमने यूज़ भी किया है, कैसे कैसे यूज़ करना है तो लास्ट ईयर हमने सारा प्रैक्टिकल भी किया है। पाइथन आइडियली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है और हम लोग इसी पे प्रैक्टिकल भी लास्ट ईयर किए हैं। तो थोड़ा सा बेसिक्स हम लोग सीख लेते हैं। फर्स्ट इज़ द इंटरेक्टिव मोड। पाइथन में जो हम लोग काम करते हैं वो किस किस तरीके से काम करते हैं। एक है इंटरेक्टिव मोड है और दूसरा है स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड एक्चुअली क्या होता है, दैट इज़ सेल विंडो। मतलब आप वहाँ पे कमांड देते हो और यू आर गेटिंग द रिजल्ट इन द एट द सेम नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो आप उसमें कमांड दोगे और नेक्स्ट लाइन पे उसका रिजल्ट आ जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान ले आपने यहाँ पे x=40 लिखा, ठीक है, y=40 लिखा एंड प्रिंट, सपोज इफ़ यू आर राइटिंग प्रिंट एंड x plus y, so the same the next line you are getting the result। बट द इंटरेक्टिव मोड एक्चुअली होता क्या है कि इसमें जो कोई कमांड आपने दिया और कमांड को आपका उसका जो रिज़ल्ट है वो आपने ले लिया, ठीक है, लेकिन इफ़ यू वांट टू सेव दिस फाइल सो यू कैन नॉट सेव द कमांड। सो सपोज इफ़ यू हैव वर्क टुडे and you want to reopen that program in next session, so you cannot open because the interactive mode does not allow to save your commands। okay, so the interactive mode, जैसे आपको कोई प्रोग्राम लिखना है और you want to get the result instantly, then you can use interactive mode। The second one, if you want to save your program, so that is the script mode। the script mode देखो लिखा भी है, the drawback of interactive mode is that we cannot save the command that we type। ठीक है, तो जब हमको प्रोग्राम बनाना है और सेव करना है तो हम लोग इंटरेक्टिव मोड में यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने लास्ट ईयर पूरा प्रोग्राम इसका जितने भी प्रैक्टिकल्स किए हैं वो सब इसी तरीके से किया है। फाइल पे करो, न्यू फाइल बनाओ और न्यू फाइल में अगर हम लोग हैश से कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं इसका मतलब है कि वो एक कमेंट लाइन है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने लिखा प्रोग्राम टू ऐड टू इंटीजर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कोई भी वेरिएबल ले लो, दो इंटीजर कुछ भी असाइन कर लो, ठीक है, और उसके बाद उसकी वैल्यू प्रिंट और x+y कर लो। ठीक है, अब इसको हमको रन करना पड़ेगा। रन करने के लिए देखो एक रन मॉड्यूल F5 की भी प्रेस कर सकते हैं और डायरेक्ट रन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो रन कर क्लिक कर दिया, सेव करने के लिए पूछेगा, इसको हम सेव कर देंगे। सेव में देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि py एक्सटेंशन आएगा इसका। तो मान लो मेरा प्रैक्टिकल 1 है तो प्रैक 1 करके सेव कर दिया। ठीक है, अब ये देखो ऑटोमेटिकली ये रन हो गया और वी आर गेटिंग द रिजल्ट 30। तो ये हो गया हमारा स्क्रिप्ट मोड। तो स्क्रिप्ट मोड में जब कभी भी आपको, हम लोग ज़्यादातर प्रोग्राम जो करते हैं वो स्क्रिप्ट मोड में ही करेंगे और किया भी है लास्ट ईयर पूरा सेशन में हमने इसी तरीके से किया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ए पाइथन प्रोग्राम, एक पाइथन प्रोग्राम का क्या स्ट्रक्चर होगा आप उसको देखो। आप देखो प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम में मॉड्यूल्स रहते हैं। जैसे कई मॉड्यूल्स हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में कॉल किया था लास्ट ईयर, अगर याद होगा, इंपोर्ट का यूज़ करके, इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, इंपोर्ट मैथ। ठीक है, तो वो मॉड्यूल्स को हमें कॉल करना पड़ेगा। फिर जब हमारा प्रोग्राम्स होगा उस प्रोग्राम्स में हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं। जैसे इफ़ का स्टेटमेंट यूज़ हुआ, फॉर लूप स्टेट हुआ, अभी जो हमने जो वैल्यू असाइन की थी x=टू समथिंग, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ statement, you can say statement and expression। Suppose if you form an expression x+y
सो द लास्ट वन इज एक्सप्रेशन। तो प्रिंट एक्स प्लस वाई किया तो एक्स प्लस वाई एक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है जो वही पूरा पूरा प्रोग्राम बन जाता है। अब जैसे इसे एग्जांपल आप देख लो कि जो शुरू लाइन में दिया है वो कमेंट है, तो प्रोग्राम को अगर हम लोग लिखते हैं तो ये कमेंट लाइन होता है, ठीक है। और उसके बाद ये एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा नहीं है, फंक्शन हमारे उसमें सिलेबस में नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से वी कैन ऑल्सो क्रिएट आवर ओन फंक्शन, ठीक है। तो ये हम लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेन प्रोग्राम क्या है देखो। तो मेन प्रोग्राम में जैसे ए एक वेरिएबल लिया, उसको 20 असाइन किया, बी को 10 को असाइन किया, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। ये सारे स्टेटमेंट्स हो गए, ये एक्सप्रेशंस हो गए। उसके बाद फिर ये हम इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट इफ़ यूज़ हुआ है तो ये एक इंडेंटेशन, वी हैव टू मेंटेन द इंडेंटेशन, ठीक है। जैसे ये प्रिंट है तो प्रिंट को इंडेंट मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज दैट स्टेटमेंट विल नॉट द पार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो वी हैव टू मेंटेन द इंडेंटेशन एंड द लास्ट द फंक्शन इज कॉल्ड। सो जो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया गया उसी को यहाँ पे कॉल किया गया, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल एंड डेटा टाइप। तो वेरिएबल्स, जब भी हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो हर प्रोग्राम में वेरिएबल्स तो हमें डिक्लेयर करना ही करना पड़ता है, और उसके डेटा टाइप्स भी हमें सेलेक्ट करने होते हैं। जनरली जो वेरिएबल होता है, जो वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं, सपोज ए इक्वल्स टू 20 लिखा तो ए इज़ अ वेरिएबल, ठीक है। तो जब वेरिएबल जब हम लोग स्टोर करते हैं तो जनरली वेरिएबल के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो वैल्यू होता है, ठीक है। दूसरी उसकी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कहने का मतलब होगा कि वो वेरिएबल मेमोरी के किस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो जब आप आईडी यूज़ करोगे तो इट विल रिटर्न द मेमोरी एड्रेस फ्रॉम वेयर दैट वेरिएबल पॉइंटिंग टू, ठीक है। नेक्स्ट अ टाइप। तो विच टाइप ऑफ डेटा दैट वेरिएबल होल्ड्स, दैट द टाइप विल रिटर्न, ठीक है। जैसे मान लो x इक्वल्स टू 20, तो 20 किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, तो x का टाइप कैसा हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है, 20 हो गई, ठीक है। और उसका टाइप कैसा है, इंटीजर टाइप का, तो int उसकी टाइप हो गई। और x इक्वल्स टू 20, तो पाइथन में क्या होता है कि पाइथन कंपाइलर एक वैल्यू का एक मेमोरी लोकेशन ऑलरेडी क्रिएटेड रहता है, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से करके मेमोरी में ही सारे वैल्यू असाइन रहते हैं। तो जब आप x इक्वल्स टू 20 करते हो तो x जो होता है उस जहाँ पे 20 स्टोर है उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर देता है, ठीक है। तो वही आईडी है। ये आप देखोगे कि 20 कहाँ पे स्टोर है, उसकी आईडी अगर चेक करना चाहते हो तो x20 करोगे, मतलब आईडी और वेरिएबल का नाम दोगे तो उस लोकेशन को रिटर्न करेगा। 20 को किसी और वेरिएबल में भी असाइन करो और आईडी यूज़ करोगे तो यू विल गेट द सेम मेमोरी एड्रेस, ठीक है। बिकॉज जो वैल्यू है उसका एक कांस्टेंट मेमोरी लोकेशन है, वेरिएबल्स चेंज होते हैं और उसी लोकेशन को वो पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। देखो डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स हैं, इसमें हम लोग सब 11th में पढ़ चुके हैं। नंबर्स में हमारा इंटीजर है, इंटीजर के अंदर ही बुलियन में ट्रू फॉल्स या 0 और 1 हम लोग यूज़ करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट जिसमें डेसिमल पॉइंट्स होते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसमें इमेजनरी और फ्लोटिंग पॉइंट दोनों वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। नन एक स्पेशल टाइप का डेटा टाइप है, मीन्स इट इज़ एन एम्प्टी डेटा टाइप, ठीक है। डेटा वैल्यू, इसमें कुछ भी वैल्यू जहाँ पे हम असाइन नहीं करते हैं तो नन असाइन कर देते हैं। सीक्वेंसेस में हम लोग स्ट्रिंग्स पढ़ा था लास्ट ईयर, टपल्स है एंड लिस्ट है, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स जो भी हम लोग डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में सेट ऑफ कैरेक्टर्स लिखते हैं तो उसको स्ट्रिंग कहते हैं, जैसे हमारा नाम, ठीक है, या कोई सेंटेंस लिख रहे हो, कोई वर्ड लिख रहे हो तो वो स्ट्रिंग्स हो गए। टपल्स क्या होता है, कोई भी वैल्यू, चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे वो न्यूमेरिक हो, अगर आपने पैरेंथेसिस के अंदर लिख रखा है तो वो टपल्स हैं, ठीक है। स्ट्रिंग और टपल्स ये दोनों इम्यूटेबल्स हैं। इम्यूटेबल्स कहने का मतलब जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। लिस्ट में वैल्यू को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, सब लास्ट ईयर पढ़ा है, याद होगा, ठीक है। सेट्स एक्चुअली वो भी टपल्स टाइप के होते हैं बट अनऑर्डर्ड होते हैं और इसको हम लोग इम्यूटेबल्स होते हैं। मैपिंग के अंदर डिक्शनरी आता है, तो डिक्शनरी भी हम लोग ने लास्ट ईयर पढ़ा है, एक की और वैल्यू का
पेयर होता है जिसमें हमको करली ब्रेसेस में हम इसे लिखते हैं। अब देखो नंबर है, न्यूमेरिक में इंटीजर है या लॉन्ग है, ठीक है जी। दीज आर द एग्जांपल ऑफ इंटीजर्स, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं। फ्लोटिंग पॉइंट का वैल्यू भी आप लोग ध्यान में होगा कि पॉइंट में जो भी वैल्यू रहेगा वो एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। फ्लोटिंग पॉइंट में भी हम लोग एक रियल नंबर्स होते हैं और उसको भी एक साइंटिफिक वे में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे 3.8E2 लिखा हुआ, ई बताता है कि 10 टू द पावर में 3.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 2। तो ई यहाँ पे एक्सपोनेंट है, 3.8 एक मैंटिशा है, दैट इज इट इज़ रिटेन इन साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। देखो तीसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आर पेयर ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। तो ये 3J-2 मैथ वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको समझते होंगे, इनको यूज़ भी किया होगा उन लोगों ने। तो ये एक इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर भी पाइथन में सपोर्ट होता है। तो ये इस तरीके से अगर आप जे के वर्ड यूज़ करोगे 3J-2, तो ये क्या हो गया हमारा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इसका एक क्लास होता है कॉम्प्लेक्स। बूलियन, बूलियन में ट्रू और फॉल्स, ट्रू का T कैपिटल होता है, फॉल्स का F कैपिटल होता है। तो ये हमारा ट्रू एंड फॉल्स केवल दो ही वैल्यू बूलियन में रखते हैं। नन एक स्पेशल टाइप का डेटा टाइप है जो अनआइडेंटिफाइड है, मीन्स इसमें एक एम्प्टी, आप यू कैन से ये एक एम्प्टी वैल्यू होता है। सीक्वेंस क्या होता है, तो सीक्वेंस इज एन ordered collection of items indexed by integer, both positive as well as negative, ठीक है। तो 3 types of sequences data types available in Python are string, list and tuples, ठीक है। Sets is an unordered collection of value of any type with no duplicate entry, it is immutable, ठीक है। तो immutable है बस, it is also immutable, so we cannot change this, ठीक है। Mapping, this data type is unordered and mutable. A dictionary in Python falls under the mapping. A dictionary represents data in key value pairs and accessed using key. तो डिक्शनरी को भी हम लोगों ने लास्ट ईयर देखा था। डायनामिक टाइपिंग, डायनामिक टाइपिंग एक्चुअली क्या होता है कि जैसे एक ही वेरिएबल है, सपोज एक्स में हमने न्यूमेरिक भी असाइन कर दिया एंड यू कैन ऑल्सो असाइन स्ट्रिंग वैल्यू इन दैट वेरिएबल, ठीक है। तो one variable that can hold numeric value as well as string value. So this kind of activity is allowed in Python. So that is called dynamic typing. अब नेक्स्ट है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड, ठीक है। आप किसी भी कोई भी लैंग्वेज हम लोग पढ़ते हैं तो उस लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स होते हैं, दैट वर्ड हैव स्पेशल मीनिंग इन दैट लैंग्वेज, ठीक है। तो उन वर्ड्स को आपको, उस वर्ड्स को हम लोग की वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसको अगर हम लोग कीवर्ड को एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करके इंपोर्ट कीवर्ड.kwlist लिस्ट इस तरीके से आप कर लोगे तो दीज आर द कीवर्ड विल डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। तो ये कीवर्ड्स हैं, इसको हम लोग एज एन आइडेंटिफायर यूज़ नहीं करेंगे। कोई वेरिएबल का नाम देना है या कोई फंक्शन का नाम देना है तो उनमें इनको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स। म्यूटेबल मतलब जिसको हम चेंज कर सकते हैं, इम्यूटेबल जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे जितने भी न्यूमेरिक्स हैं उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते, जो टपल्स हैं उनको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। लिस्ट और डिक्शनरी ये दो हमारे म्यूटेबल्स हैं, ठीक है। म्यूटेबल एंड सेट्स, ठीक है। इसको हम लोग, ये म्यूटेबल टाइप का डेटा टाइप है, ठीक है। अब आप देख लो कि यहाँ पर x5 है और x और 5, जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला था कि जो कोई भी वैल्यू होता है उस वैल्यू अपनी एक लोकेशन पे रहता है और वेरिएबल उस लोकेशन को पॉइंट करते हैं। जैसे यहाँ पे x = 5, तो x जो है वो 5 को पॉइंट कर रहा है। और सेकंड देखो y = x, तो x क्या है, 5 को पॉइंट कर रहा था और y x को पॉइंट कर रहा है, मतलब अल्टीमेटली दैट इज़ ऑल्सो पॉइंटिंग टू द 5। तो अगर हम y में भी चेंज करेंगे तो भी x में उसका इम्पैक्ट आएगा और x में चेंज करेंगे तो भी y में भी उसका इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज बोथ आर पॉइंटिंग टू सेम मेमोरी लोकेशन। सो x = x + y देखोगे तो यू विल
गेट द वैल्यू x इक्वल्स टू 10 y इक्वल्स टू 5। ठीक है, क्यों, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो x इक्वल्स टू अब 10 हो जाएगा, तो x 10 को पॉइंट करने लगा और y का वैल्यू 5। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो rebuild to the object is x tag to the object is an unimmutable string immutables। ठीक है, अब नेक्स्ट है ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। ऑपरेटर्स में हम लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल, कंपैरिजन, लॉजिकल ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर्स हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़े हैं। आप इसको एक ब्रीफ देख लो कि ये प्लस है, यूनरी ऑपरेटर है बिकॉज इट रिक्वायर्स ओनली वन ऑपरेंड। यूनरी माइनस है, इट रिक्वायर्स ओनली वन ऑपरेंड। बाइनरी एक्चुअली दैट रिक्वायर्स टू ऑपरेंड, जैसे a प्लस बी 5 प्लस 3 कर रहा है, तो 5 और 3 दोनों को ऐड कर रहा है, तो ऐसा ऑपरेटर दैट रिक्वायर्स टू ऑपरेंड्स, सो दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, तो प्लस इज बाइनरी, माइनस मल्टीप्लिकेशन के लिए है, डिवीजन है, फ्लोर डिवीजन मीन्स इट रिटर्न्स द इंटीजर वैल्यू। जैसे सपोज 3/2, तो 3/2 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 1.5 आना चाहिए, बट जब डबल फ्लोर यूज़ करोगे फ्लोर डिवीजन तो इट विल गेट ओनली 1। जैसे यहाँ देखो एग्जाम्पल है 3 फ्लोर डिवीजन 2 is 1। ठीक है, 1 in place of 1.5 it returns 1। परसेंटेज रिमाइंडर साइन है, इट रिटर्न्स द रिमाइंडर। ठीक है, मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं। आप कोई भी एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से डिवाइड करोगे तो उसका जो रिमाइंडर आएगा, सो दिस ऑपरेटर रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ टू ऑपरेंड्स। अब आप ये देख लो, ये एक्सपोनेंट होता है, जैसे 1 raised to another, तो टू रेज अ नंबर टू अ पावर ऑफ अनदर नंबर, सो दिस ऑपरेटर इज यूज्ड। सो 3 to the power 2 लिखना है, तो 3 डबल एस्टिक 2, तो सो इट विल रिटर्न 9। तो ये पावर एक्सपोनेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जो इक्वल का साइन होता है उसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। अब असाइनमेंट ऑपरेटर को ये भी एक ऑपरेटर्स है। एक्चुअली क्या होता है कि जब से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है, दोनों साइड अगर एक ही वैल्यू है, फॉर एग्जांपल आप देख लो, जैसे मान लो x का वैल्यू 10 है, x इक्वल्स टू x प्लस 10 लिख रहे हैं, तो इसकी जगह पे आप देखो यहाँ पे लेफ्ट में भी एक ही वेरिएबल है, राइट में भी एक ही वेरिएबल है, तो इसको और एक शॉर्टकट तरीके से हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, सो बोथ विल रिटर्न, बोथ आर द सेम स्टेटमेंट। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। आप इस तरीके से भी एक्सप्रेशन को लिख सकते हो, उसको एक और शॉर्टकट तरीके से इस तरीके से लिख सकते हो। तो जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं वो सारे अलाउड हैं इस तरीके से लिखने के लिए। अगर वेरिएबल एक ही वेरिएबल दोनों साइड है, लेफ्ट एंड राइट में, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे ऑपरेटर्स हैं। 11th का जो बुक है उसका रेफरेंस आप लोग ले लेना। अब रिलेशनल ऑपरेटर है, ये देखो इक्वालिटी के लिए है कि अब देखो एक जनरली ये क्वेश्चन आ जाता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर, ये डबल असाइनमेंट लिखा हुआ है, तो एक इक्वल है और एक डबल इक्वल है, तो ओनली सिंगल इक्वल इज यूज्ड, इट मीन्स कि दैट असाइंस वैल्यू इन वेरिएबल। सपोज x इक्वल्स टू 20 लिखते हैं तो 20 विल असाइन इनटू x। डबल इक्वल, अगर x डबल इक्वल 20 लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा कि इट विल चेक द इक्वालिटी, इट कंपेयर्स टू वैल्यू फॉर इक्वालिटी। जैसे x इक्वल्स टू y, इट रिटर्न्स फॉल्स, बिकॉज x का वैल्यू यहाँ पे देखो 6 है और y का वैल्यू 2 है, तो x जो है y के बराबर है नहीं है, इसलिए फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये नॉट इक्वल्स टू है, ये लेस देन है, ये लेस देन इक्वल्स टू साइन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। सो जब तुम्हारी नीड होगी प्रोग्राम में, यू कैन यूज दिस ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर नॉट एंड और, ये नॉट एंड और, दीज आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो नॉट, जैसे यहाँ पे देखो नॉट क्या करेगा कि ये रिवर्स कर देगा, अगर वैल्यू ट्रू आ रहा तो फॉल्स, और फॉल्स है तो ट्रू। जैसे x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो 6 इज ग्रेटर देन 2y, 6 इज ग्रेटर देन 2 इट मीन्स कि इट रिटर्न्स ट्रू, बट नॉट ट्रू इट मीन्स कि इट रिटर्न्स फॉल्स। ठीक है, इसी तरह से एंड ऑपरेटर है और ऑपरेटर है। तो एंड का होता है जनरली जब हम लोग कोई रेंज को चेक करना होगा तो हम लोग एंड को यूज़ करेंगे। एंड के केस में बोथ द कंडीशन मस्ट बी ट्रू। जैसे सपोज x इज ग्रेटर देन
3 and y is less than 2, तो both the condition is true, then it returns true, otherwise it return any condition false, then it returns false. एंड के केस में क्या होता है कि अगर ये पहला वाला ऑपरेंड अगर ट्रू है तो देन इट विल चेक द सेकेंड वन, अदरवाइज इट रिटर्न्स द सेम. सपोज x इक्वल्स टू 3, ठीक है, तो x इक्वल्स टू 3, तो x इज 6 इज ग्रेटर दैन 2, ये ट्रू हो गया, एंड y इज ग्रेटर दैन 2 फॉल्स, तो ये रिटर्न कर दिया. ठीक है, तो ये अगर ये ट्रू होगा देन द कंट्रोल गोज टू दिस पॉइंट, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स. ठीक है, और में आइदर कंडीशन इज ट्रू इट रिटर्न्स ट्रू. ठीक है, तो अगर इसमें से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो गया, ठीक है, अगर ये फॉल्स हुआ देन द कंट्रोल विल मूव टू द सेकेंड ऑपरेंड, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स. ठीक है, तो ये और क्या हो गया. नेक्स्ट अब देखो इनपुट एंड आउटपुट पाइथन. इसको हम लोग जनरली जितने भी हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं सब में हमको इनपुट देना ही रहता है, क्योंकि जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाओगे तो प्रोग्राम किसी न किसी डेटा पे वर्क करेगा, तो वो डेटा हमें इनपुट करना ही पड़ेगा. तो वो इनपुट एक फंक्शन है, जैसे ये इनपुट है, इनपुट फंक्शन हम लोग इनपुट जब कभी भी यूज़ करना होगा अपने प्रोग्राम में तो इनपुट यूज़ करेंगे. जैसे यहाँ देखो यूज़र नेम इनपुट प्लीज़ इंटर योर नेम, तो प्लीज़ इंटर योर नेम ये डबल कोटेशन में लिखा है, तो ये एज इट इज़ प्रिंट होगा. और ये इनपुट फंक्शन है, तो ये क्या होगा, कीबोर्ड जब आप इसको रन कराओगे तो ये कीबोर्ड से वैल्यू तुम्हें इंटर करना होगा. ठीक है, लेकिन जो ये इनपुट होता है बाय डिफ़ॉल्ट इट टेक्स वैल्यू इन स्ट्रिंग फॉर्मेट. तो जब कभी भी आप वैल्यू इवन यू आर इंटरिंग द न्यूमेरिक वैल्यू इट विल एक्सेप्ट इन स्ट्रिंग फॉर्मेट. ठीक है, तो इनपुट जो होता है जब कभी भी वैल्यू आप इनपुट करोगे तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा. तो इसीलिए आपको वहाँ जो वैल्यू है उसको आपको एक फंक्शन int यूज़ करके, जैसे नीचे देखो प्रोग्राम लिखा हुआ int का यूज़ करके उसको हमको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा. जैसे इनपुट 2 नंबर्स फ्रॉम यूज़र एंड डिस्प्ले देयर सम, इसको मैं एक बार डेमोस्ट्रेट कर देता हूँ. जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये उसमें चले जाते हैं हम लोग पाइथन न्यू, और यहाँ पे हैश प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स. ठीक है, अब यहाँ पे मान लो x इक्वल्स टू, हम चाह रहे हैं कि इनपुट और लिख दिया इंटर फर्स्ट नंबर. ठीक है, उसके बाद y में भी इनपुट और यहाँ लिखा इंटर सेकेंड नंबर. ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे सम लिख दिया, सम इक्वल्स टू x प्लस वाई, और यहाँ पे प्रिंट सम कर लेते हैं. इसको हम लोग रन करा लेते हैं, इसको रन करा लेते हैं. सेव करने के लिए पूछेगा, सेव कर लेते हैं, यहाँ पे P2 लिख देते हैं, प्रैक्टिकल 2, और उसके बाद सेव कर देते हैं. यहाँ देखो इंटर फर्स्ट नंबर 10 दिया, हमें 10 दिया, हमारा 10 आ गया रिजल्ट. 10 इसलिए रिजल्ट आ गया कि ये भी एक स्ट्रिंग है और ये भी एक स्ट्रिंग है. जब दोनों स्ट्रिंग को ऐड करोगे तो दोनों कॉन्केटिनेट हो जाएंगे. तो इसलिए हमें इसको अगर न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू चेंज. ठीक है, तब उसमें हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ पर इसको इनपुट जो भी वैल्यू लिया उसको int फंक्शन का यूज़ करके हमको उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना होगा. ठीक है, इस तरीके से int का यूज़ करके उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना होगा. अब ये वैल्यू जो 10 था वो उसको ये न्यूमेरिक में इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा. उसके बाद फिर ये अब आप इसको सेव कर लो या रन करा लो, ऑटोमेटिकली सेव करने के लिए पूछेगा. सेव करोगे और सेम वैल्यू हम लोग इंटर करते हैं. अब देखो ये 20 आ गया. 20 को तुम थोड़ा सा और फॉर्मेट चेक चाहते हो कि थोड़ा सा फॉर्मेट हो जाए, हम यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिख के आ जाए, तो कोई भी जो चीज़ तुम्हें प्रिंट कराना है एज इट इज़ उसको आप इसी तरीके से डबल कोटेशन में सम इक्वल्स टू इस तरीके से आप लिख दो. तो ये जो है, ये जो स्ट्रिंग में तुमने जो लिखा है वो इट विल प्रिंट एज इट इज़ एंड देन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल सम विल प्रिंट. ठीक है, आप इसको रन करा लो. अब आप देखो यहाँ पे हमने 10 दिया, यहाँ पे 10 दिया, तो सम इक्वल्स टू 20. तो ये एक सिंपल प्रोग्राम है इनपुट का यूज़ करके और आउटपुट का यूज़ किया है. तो प्रिंट हमारा आउटपुट स्टेटमेंट है और प्रिंट फंक्शन
हमारा आउटपुट है, कुछ भी प्रिंट कराने के लिए हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं, और कुछ भी हमको इनपुट लेना है तो इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है। टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग एक्चुअली क्या होता है कि आप एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में जब कन्वर्ट करना रहता है तो हमको टाइप कास्टिंग करना पड़ता है। जैसे अभी हम लोगों ने फंक्शन का यूज़ करके अगर किसी को टाइप कास्ट कर दिया, जैसे INT फंक्शन यूज़ किया और INT को कोई वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट किया। अभी हम INT की जगह फ्लोट लिखते तो हमारा जो स्ट्रिंग जो एक्सेप्ट किया था वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाता। कोई भी अगर कोई कैरेक्टर है, कोई नंबर है, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो str फंक्शन यूज़ करेंगे। CHR कन्वर्ट्स x इंटू कैरेक्टर, कोई एक ही कैरेक्टर इसमें यूज़ होगा और उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। यूनिक कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। तो यूनिक कैरेक्टर में अगर यूनिकोड कैरेक्टर में कोई चीज़ को कन्वर्ट करना है तो यूनिक CHR फंक्शन वी कैन यूज़। इम्प्लिसिट कन्वर्जन में क्या होता है, जो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। जैसे अगर मान लो हमने x लिखा, मान लो 2 + 5.0 लिखा, तो 2 मेरा इंटीज़र है और 5 मेरा, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख लो, num = 10 दिया है, ये इंटीज़र है, num2 में 55.0 है। अब यहाँ पे num1 + num2, तो 10 मेरा इंटीज़र है और 55.0 ये मेरा फ्लोट वैल्यू है। तो यहाँ पे इंटीज़र है, यहाँ पे फ्लोट है, और दोनों का जब सम होगा तो वो फ्लोट में आ जाएगा। बिकॉज़ ये जो नंबर है ये ज़्यादा मेमोरी स्पेस लेता है, ये कम मेमोरी स्पेस लेता है। तो स्पेस लेने का मतलब होगा कि इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मेमोरी में ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से जब आप सम प्रिंट कराओगे तो टाइप सम प्रिंट हो जाएगा। तो आप देखोगे इसका टाइप फ्लोट आएगा, क्योंकि एक इंटीजर था, दूसरा फ्लोट था। ये ऑटोमेटिकली जो टाइप कन्वर्जन कर देता है, दैट इज़ इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है। प्रिंट फंक्शन हम लोग डिस्कस कर लिए। कमेंट को कैसे आप दोगे, तो कमेंट में एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक मल्टी लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन अगर एक ही लाइन पे कमेंट देना है तो एक ही लाइन में कमेंट लेना है, तो कमेंट लिखने के लिए आप कोई भी कमेंट अगर पास करते हो, जैसे ये सिंगल लाइन कमेंट है। ठीक है। मल्टी लाइन अगर हमें लिखना है तो मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए आप ये ट्रिपल कोट यूज कर सकते हैं और यहाँ पे मल्टी लाइन आप कमेंट लिख सकते हो। ठीक है। ये लिख सकते हो या फिर इस तरीके से 3 कोट ऐसे यूज़ कर लो। इस 3 कोट में आप यू कैन इनक्लोज योर कमेंट। ठीक है। तो इस तरीके से आप कमेंट को आप यहाँ पे जब कभी भी प्रोग्राम में अगर नीड है, एक्चुअली कमेंट का यूज़ क्या होता है, प्रोग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए कि इफ़ यू हैव यूज द वेरिएबल इन योर प्रोग्राम, तो व्हाई यू हैव यूज दैट वेरिएबल इन योर प्रोग्राम। इफ़ यू आर calling some module in your program, so why you have called that module in your program. So you have to explain about that so that anyone can understand your program. If that program anyone can see, so that person can understand so what code you have used and why you have called that module, or why you have declared variable, or why you have declared the function in your program. So that is the explanatory code. Okay, the explanatory that is used for the explanatory codes. ठीक है. Next is flow of execution. The next topic is flow of execution. Flow of execution मतलब होता है कि हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो कैसे हो रहा है, यानी जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो किस पार्ट से किस पार्ट में जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो पहला होता है जो सीक्वेंशियल। जब हम शुरुआत में पढ़ते हैं तो जैसे मान लो ये प्रोग्राम हमने बनाया, इस प्रोग्राम के ईच एंड एवरी पार्ट विल एग्जीक्यूट। एक यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे कमेंट देगा, इसको छोड़ देगा, ये लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर इस लाइन के बाद फिर दूसरी लाइन में आ जाएगा, फिर तीसरी लाइन में, फिर चौथी लाइन में आ जाएगा और एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है। तो इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। मीन्स ऑल द स्टेटमेंट ऑफ योर प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट इन दिस स्टेटमेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन में हम लोग इफ़ को यूज़ करते हैं। तो जब इफ़ यूज़ करते हैं तो जैसे सपोज इफ़ यू हैव रिटन 10 लाइन्स ऑफ कोड इन योर प्रोग्राम,
So only certain line of code will execute, that will depend upon some criteria that you have set in your program. ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा देखो if condition. अब ये देखो सिंटेक्स है, if को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, if then condition. कंडीशन मतलब कोई भी आप एक्सप्रेशन जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है जिसमें हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर या फिर जो भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं या लॉजिकल ऑपरेटर्स उनको यूज़ करके हम लोग फॉर्म करेंगे। और फिर एक इंडेंट, ये इंडेंट आपको देना पड़ेगा। अगर ये स्टेटमेंट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सो दिस स्टेटमेंट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ दैट इफ स्टेटमेंट। तो जब कभी भी हम इफ़ यूज़ कर लेते हैं तो हमको थोड़ा इंडेंट देना पड़ता है, देने के बाद फिर देन यू कैन राइट योर स्टेटमेंट। और जब इफ़ के बाद कंडीशन देते हैं देन कोलन साइन हम लोग, तो दिस इज द सिंटेक्स। तो सिंटेक्स हमेशा ध्यान में रखना होगा। अब इसे एग्जांपल दिया है एज इनपुट इंटर योर एज, ठीक है। तो यहाँ पर एक एज इंटर करना है और इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18, अगर एज उसका 18 से ज़्यादा है देन प्रिंट एलिजिबल टू वोट। फिर नंबर है, ठीक है, इनपुट अ नंबर, इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन प्रिंट नंबर इज़ पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम लोग एक वर्जन इफ़ का है, इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, सिलेक्शन होता है। ये प्रिंट जो होता है इसका, इस स्टेटमेंट का सिलेक्शन तभी होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है सो दिस स्टेटमेंट विल नॉट एग्जीक्यूट। तो ये दिस दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। अब आप इफ़ का एक और सिंटेक्स देख लो, इसमें देखोगे कि ओनली ट्रू, इफ कंडीशन इज ट्रू देन दिस स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट, बट देयर इज़ नो एल्स पार्ट, मीन्स फॉल्स अगर कंडीशन होगा तो क्या होगा। तो इफ़ कंडीशन एंड देन स्टेटमेंट एस, एल्स स्टेटमेंट एस, यानी अगर ये पहला कंडीशन ट्रू होगा देन द फर्स्ट स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट, otherwise the second statement will execute. So in this statement the two conditions are given. One, if the condition is true, suppose कोई भी आप कंडीशन दोगे तो उसका या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, ठीक है। तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो अगर ट्रू आता है तो पहला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होता है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। जैसे यहाँ पर देखो इनपुट योर एज, इफ़ your age is more than 18 then you are eligible to vote, otherwise you are not eligible for vote, ठीक है। तो if condition is true then this part will execute and this part will skip, okay। and if condition is false then the control goes to else part and execute this print the second statement, ठीक है। so either this condition, this statement or this statement execute, that will depend upon this condition. If true then the first one will execute, if false then the second part will execute. The same thing is also in the second example. If you want to check a number entered that is positive or negative, so simple the condition is if simple condition is if the number is more than 0 so that is positive number, and if the number is not more than 0 is less than 0 so that is negative number. So enter a number, if the number is more than 0 then the number is positive and this is the number is negative. तो यहाँ पर अगर नंबर 0 से ज़्यादा है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और नहीं तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, बट इन दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट एट ए टाइम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द डिफरेंस ऑफ टू इनपुटेड नंबर, ठीक है। तो दोनों का नंबर आप डिफरेंस कर लो, तो आप देखो सिंपल सा लॉजिक है, दो नंबर लिया, दोनों नंबर में चेक किया कौन सा बड़ा है तो डिफरेंस निकाल लो, अदरवाइज अगर पहला वैल्यू सेकंड वैल्यू से बड़ा है तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इस तरीके स्टेटमेंट फॉर्म कर लो एंड यू विल गेट योर रिजल्ट। अब देखो कंडीशन को भी एक इफ़ इल्स, इफ और एल्स, जब मल्टीपल इफ इल्स स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा ग्रेड निकालना है, मान तो ग्रेड निकालना है किसी, अगर स्टूडेंट का 90 से ज़्यादा आता है A1 ग्रेड है, इफ 80 से ज़्यादा देन A2 ग्रेड है, देन 70 से ज़्यादा है B1 ग्रेड है। तो इस तरीके का जब हमारे पास नंबर ज़्यादा होंगे तब हम इस तरीके से इफ़ और इल इफ़ को हम लोग यूज़ करेंगे। इल इफ़ एब्रीविएशन फॉर्म है इल्स इफ़, ठीक है। तो अगर हमारा कंडीशन ट्रू होता है तो ठीक है,
और अगर फॉल्स हो जाता है तो फिर अगेन वी हैव टू चेक अनदर कंडीशन। जैसे अगर 3 नंबर है और 3 नंबर में से ग्रेटर 1 फाइंड करना है, तो इफ़ वन नंबर इज़ ग्रेटर देन टू सेकेंड, देन ठीक है, दिस 1 इज़ also greater than to third, then the first one will be the maximum number। तो यहाँ पर देखो कि एक इनपुट नंबर है, अगर नंबर 0 से ज़्यादा है तो नंबर इज़ पॉजिटिव, एल्स इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर दैन टू 0 नंबर इज़ नेगेटिव, एल्स नंबर इज़ 0। तो अगर अब इसमें हम थोड़ा सा कंडीशन को और बढ़ा दिए, जैसे पहले इसके पहले वाले प्रोग्राम में ये था कि अगर आपने 0 दिया है, ठीक है, और कोई वैल्यू मान लो 0 दे दिया, तो 0 ना तो पॉजिटिव होगा तो ना तो नेगेटिव होगा। तो अगर वैल्यू अगर आपने 0 से ज़्यादा इनपुट किया है तो पॉजिटिव नंबर है, और अगर 0 से कम किया है तो वो नेगेटिव नंबर है। लेकिन 0 किया है तो उस केस में वहाँ पर आपका उस जो पहले वाले प्रोग्राम में नेगेटिव नंबर इज़ नेगेटिव प्रिंट होता, बिकॉज द नंबर इज़ लेस दैन टू 0, और वहाँ पे फॉल्स हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से एल इफ़ हमारा कंडीशन बढ़ता जाएगा तो हम लोग एल इफ़ एल्स यूज़ करेंगे, और हम लोगों ने इसको लास्ट स्केल यूज़ किया है किस तरह से हम लोग प्रोग्राम को कर सकते हैं। जैसे एक प्रोग्राम देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट नेस्टेड इफ़ एल्स 4 फंक्शन कैलकुलेटर। तो 2 नंबर को इनपुट किया है इसमें, और एक ऑपरेटर को इनपुट कर देना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न। ठीक है, ऑपरेटर को चेक कर लेना है कि अगर ये ऑपरेटर जो हम लोगों ने इनपुट किया है, यहाँ देखो ये कैरेक्टर है इसीलिए कोटेशन से चेक कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे डबल इक्वल का यूज़ हो रहा है क्योंकि कंपैरिजन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, ऑप मेरा वेरिएबल है तो ये हुआ, तो हमारा रिजल्ट वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल वैल्यू 2 हो जाएगा। अगर मान लो ये प्लस हमने नहीं इंटर किया था तो ये फॉल्स हो जाता। तो सेकेंड में एल इफ ऑपरेटर अगर माइनस है, ठीक है, तो हमारा अब यहाँ चेक कर लो, माइनस में नेगेटिव वैल्यू नहीं आए, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आए, तो इसीलिए इसने क्या किया, इसके अंदर एक और चेक कर दिया कि अगर वैल्यू 1 वैल्यू 2 से ज़्यादा बड़ा है तो रिज़ल्ट हमारा इस तरीके से आएगा, अदरवाइज ऐसे आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से अगेन मल्टीप्लाई को चेक किया, फिर डिवीज़न को चेक किया, और फिर लास्ट में इल्स हो जाएगा। एक लास्ट में इल्स आएगा जब कोई भी ऑपरेटर मैच नहीं करेगा, तो उस केस में ये लास्ट वाला इल्स एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट इंटर एनी वन ऑफ द कैरेक्टर। ठीक है, द रिजल्ट इज़ दिस। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग जब कभी भी अगर हमारा कंडीशन कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, ठीक है, तो हम लोग इफ इल्स को इस तरह से इल्स इफ इल्स यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इफ़ स्टेटमेंट कंडीशन है, अब इस तरीके से यूज़ करेंगे। इसके पहले हमने क्या किया था, इफ़ इल्स यूज़ किया था, इफ़ इफ यूज़ किया था। अब यहाँ पे देखो कि कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है तो ट्रू के केस में भी हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो हमारा प्रोग्राम का जैसा नीड होगा, नीड के अकॉर्डिंग हमको उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम लोग यूज़ करेंगे। लूपिंग कंस्ट्रक्ट, तो लूपिंग अब आज के क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लूपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।